हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 7 और एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चल रहा था। इसमें हम आज का जो चैप्टर है हमारा थोड़ा हम सीक्वेंस में नहीं करेंगे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में 12 चैप्टर है। बट ये जो चैप्टर हम पहले इसलिए करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसका आंसर निकालते हैं, कैसे उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, क्या वेरिएबल्स वैल्यू होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू क्या होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स वैल्यू। वेरिएबल्स वैल्यू इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज ए बी सी एक्स वाई और जेड, ये फॉर्म जो होती है, ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिक एक्सप्रेशन होते हैं जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स वैल्यू बोलते हैं और इनको हिंदी में बोलते हैं चर संख्या। चर संख्या, क्योंकि इनके मान चेंज होते रहते हैं, इनके जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स वैल्यू बोलते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू नंबर कह सकते हैं आप इसको। कांस्टेंट नंबर हमेशा जो डिजिट वाली फॉर्म होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। इसमें आपके पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो मान लिया अगर हमने एक हमने कांस्टेंट वैल्यू ले लिया और इसके साथ हमने एक्स ए रख दिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर 3ab, ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इन्हीं को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म कहते हैं। इसमें एक बात और है, जो अब इसमें हम टर्म्स की बात करते हैं। वैसे तो मैं एक्सरसाइज में आपको सब समझाऊंगा, ये टर्म्स होगी, ये भी टर्म्स हो गई और ये भी टर्म्स की फॉर्म में ही है ये, ठीक है, ये भी टर्म्स की फॉर्म में ही है। इसमें पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, फर्स्ट आता है मोनोमेल, क्या आता है, मोनोमेल। फिर सेकंड आता है बाइनोमेल, और थर्ड आता है ट्राइनोमेल, ठीक है। मोनोमेल को हिंदी में हम बोलते हैं एक पद। एक पद की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है एक पद की होती है, इसको बाइनोमेल में क्या बोलते हैं, द्विपद। द्विपद का मतलब है दो पद, और इसमें होती है आपकी त्रिपद। क्या होती है, त्रिपद लिखा हुआ है, त्रिपद, तीन पद वाली इक्वेशन हो या समीकरण हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसमें दो पद वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें एक पद वाली, एक टर्म्स पद वाली, ठीक है। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं मोनोमेल में कौन सी होगी। अगर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिख दिया 3x, 2xy 4xyz, तो ये सब क्या कहलाएंगी, मोनोमेल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मोनोमेल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब द्विपद वाली करते हैं, दो पद या बाइनोमेल कहते हैं। तो 2x प्लस वाई, ये हमारी क्या होंगी, दो पद होगी, एक टर्म्स होंगी और दूसरी टर्म्स होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमेल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या होगी, दो पद होगी, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x का है और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं आंसर इसका। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं x y z
और -1, ये भी क्या होगी, बाइनोमियल होगी और दो टर्म्स की होंगी, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल्स वैल्यू है। हमेशा ये याद रखना कि बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो या ट्राइनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो, इनको जो अलग अलग करती हैं टर्म्स वो प्लस और माइनस ही करती है अलग अलग टर्म्स, ये ध्यान रखना। अब इसकी में लेंगे 1 + x + x², ये 3 टर्म्स का हो गया। 2x + y + xyz, ये भी क्या होगा, 3 टर्म्स का होगा। अगर इसके अपॉन में किसी में भी जैसे z का स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, आपका 3 टर्म्स में ही कहलाएगा, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा कभी भी उस टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जब वो सॉल्व होंगे तो उसका आंसर एक ही टर्म्स बन जाएगा। ये z की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी तो 1 - 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x + y + xy² और z² हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा ये। तो कितनी टर्म्स होगी, 1 टर्म, सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप इसमें। एनसीईआरटी मैथ में 12.1 एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बट प्राइवेट बुक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक और चैप्टर सेम है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यू एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो भी उसमें प्लस माइनस के ऑपरेशन हो रहे हैं आप उससे सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई वैल्यू, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसमें बीच में फ्रॉम आ जाता है, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर को हम पहले लिखते हैं और बाद में क्या लगाते हैं, z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अगर कोई नंबर्स, कोई दो नंबर्स हैं, उसमें फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है और फ्रॉम से पहले वाला उसको बाद में लिखना है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सेकंड में 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y। पहले देखो, पहले इसको छुपा लो, पहले इसको छुपा लेंगे। तो सम ऑफ x एंड y, x + y का क्या करते हैं, सम, और फिर इसमें 1/2 कह रहा है, 1/2 ऑफ, तो 1/2 ऑफ, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। अगर z नंबर, कोई z नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करे इट सेल्फ से, तो z की मल्टीप्लाई z से करते हैं तो कितना आएगा, z का स्क्वायर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो जल्दी से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। अब 1/4 निकालना है। देखो पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं, p एंड q का प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद इसका 1/4 निकाल लेते हैं, तो 1/4 ऐसे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, तो वो भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन हो गए हैं, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड, दो नंबर्स हैं x y, इनका स्क्वायर करना है और ऐड भी करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। दो नंबर हैं x एंड y, आपको स्क्वायर करना है और ऐड भी करना है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, इसका आंसर है, ठीक है, इजी है, सिंपल है। अब सिक्स क्वेश्चन है, नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, ठीक है। 5 के साथ में क्या करना है, आपको ऐड करना है और 3 टाइम्स उसका, देखो 5 + 3 टाइम्स, और ये नंबर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, m + n करना है, ठीक है, ऐड करना है। ऐड किसके साथ करना है,
टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ m and n। m और n का प्लस करना है, 3 टाइम्स करना है और प्लस के साथ में ऐड करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y एंड z। y और z का प्रोडक्ट निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। तो 10 मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट होगा वो पहले आएगा, माइनस कर देंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे y और z, 10 माइनस वाई जेड। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क करें और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री में आपको शो करने हैं नंबर्स को। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं ये। अब इसमें ये देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3, माइनस का 3 है कांस्टेंट वैल्यू, और एल्जेब्रिक यानी कि वेरिएबल्स वैल्यू क्या है इसमें, x है। तो जो राइट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। x आएगा लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 है, 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब इसके भी 2 फैक्टर कर देंगे, x और x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये x है, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर तैयार, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, y है, और सेकंड वाले में y की पावर 3 है, तो इसके भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, y और y। यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ये आपके फैक्टर ट्री में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया इनकी टर्म्स को, और फैक्टर ट्री में भी इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर है, और यही हमें सॉल्यूशन करके दिखाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1 का, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ देम अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ 2-2 करके, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो बेटर है। तो 5 माइनस 3t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t3। तो इसमें आप तो एक तो आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और वैसे इसमें 3 भी है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स कोफिशिएंट है वो देख लेंगे, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। अब वेरिएबल्स ये देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स को कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें t का जो वेरिएबल्स कोफिशिएंट हो जाएगा t स्क्वायर का माइनस का 3 लेंगे, माइनस हो या प्लस हो चिन्ह समेत आपको लेना है, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे लेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स ऑफ t 1 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ t स्क्वायर 1 और वेरिएबल्स ऑफ t की पावर 3 तब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। 4th क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। ये इसमें क्या कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई टर्म्स की x वाली टर्म्स बतानी है आपको, और इसमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो आइडेंटिफाई जो टर्म्स होगी आपकी, वो टर्म्स तो हो जाएगी y स्क्वायर x, और जो इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है। अब आपको टर्म्स बनानी है, तो टर्म्स हम इसमें आ जाएगी। x की टर्म्स क्या होगी? ये वाली पूरी होगी, माइनस का 8yx और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 8y, क्योंकि जो साइन होता है वो भी लेंगे, प्लस हो या माइनस हो वो भी लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, ये आप सेल्फ ही सॉल्व करने हैं इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ का बी पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ का बी पार्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का ही आपको टर्म्स बतानी है और इसमें और वाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ही बताना है। वाई स्क्वायर की टर्म्स क्या होगी? माइनस का माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें टर्म्स बताएंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन में टर्म्स क्या हो जाएगी? 5y स्क्वायर और कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इसका आंसर। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखो y स्क्वायर यहाँ पे डबल है इसमें, ठीक है, तो टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे टर्म्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? टर्म्स माइनस का 15x वाई स्क्वायर कोमा 7 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 15x कोमा और 7 हो जाएगा। इस वाली टर्म में से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 लेंगे, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, और यहाँ से वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या लेंगे? माइनस का 15। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल। अब वाला टॉपिक है मोनोमेल, बाइनोमेल और ट्राइनोमेल, यानी कि एक पद का है, दो पद का है या 3 पद का है, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाइए, सॉल्व करते हैं इसको। ये कौन सा है? देखो जो हमारे टर्म्स होते हैं, टर्म्स को जो डिवाइड करता है वो प्लस या माइनस ही करता है। आप ध्यान रख लेना, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कभी भी अलग अलग नहीं कर सकती, तो प्लस और माइनस में ही बटे हुए होते हैं, ठीक है। क्लासिफाई किस में होते हैं? प्लस और माइनस में। तो ये 1 और 2 है, तो बाइनोमेल, ठीक है, ये बाइनोमेल हो गया। उसके बाद मोनोमेल, फिर 1 2 3 ट्राइनोमेल। ये आपका क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक ही टर्म्स कहलाएगी। कांस्टेंट वैल्यू भी क्या होती है? मोनोमेल्स होती है। बाइनोमेल, ठीक है, ये भी बाइनोमेल्स। उसके बाद देखो 1 और 2, ये भी बाइनोमेल्स होगी। ये मोनोमेल, 1 2 3 ट्राइनोमेल। और 10 11 12 ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इनको हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स। आपके सामने ये एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है, इज ऑफ लाइक और अनलाइक। कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स, यहाँ कैटेगरी आपको मैच करनी है बस ओनली। इन पेयर में वेरिएबल्स कैटेगरी मैच करनी है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो ये 2 पेयर है, मतलब एक पेयर है ये पूरा। और यहाँ पे कैटेगरी देखो, अगर हम वेरिएबल्स की कैटेगरी लगा सकें तो 0 लगा सकते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका लाइक टर्म्स, लाइक टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल कैटेगरी क्या है, एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई है, ये अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक। वेरिएबल कैटेगरी देखनी है आपको। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक्स वाई और यहाँ पे वाई एक्स है, तो सेम ही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, तो दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं एम स्क्वायर पी और यहाँ पे एम पी स्क्वायर है, तो ये अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में एक्स जेड है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक लिखेंगे इसको, ये अनलाइक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो ये एक ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और एक इसमें बी पार्ट भी है, वो आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, आपको आइडेंटिफाई करना है पूरे। आप इसमें ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर कैटेगरी कहाँ है, तो ये एक्स वाई स्क्वायर कैटेगरी है, और एक एक्स वाई स्क्वायर कैटेगरी कौन सी है, ये वाली है, तो कॉमा लगाएंगे, टू एक्स वाई स्क्वायर, फिर कॉमा लगाएंगे। अब और देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर कैटेगरी नहीं है, नहीं है ना, तो अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई वाली कैटेगरी कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर वाई वाली कैटेगरी है, और एक ये वाली कैटेगरी है, तो माइनस का 4y एक्स स्क्वायर और कॉमा 20 एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों सेम है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ आपका दोनों। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली माइनस का 8 एक्स स्क्वायर हो गया, 8 एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद बस यही है दो। अब हम वाई स्क्वायर वाली लेते हैं कैटेगरी, इसमें वाई स्क्वायर कैटेगरी कौन सी है, नहीं है वाई स्क्वायर कैटेगरी, तो जेड भी नहीं है। अब एक्स वाली लेंगे खाली, तो माइनस का एक्स, माइनस का 6x और ये भी 3x आ जाएगा। ठीक है, बस यही है इसमें, और आपका 100x, माइनस का 100x आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका आइडेंटिफाई। अब इसमें और कौन बचा है, और इसमें एक्स वाई बचा है बस खाली, है ना, एक्स वाई और वाई, ये एक्स वाई है। ठीक है, तो 11 वाई एक्स और 2xy ये, और एक y वाली जो टर्म्स है, y वाली टर्म्स आएगी 7 के साथ में, y और माइनस का 7 का y, सॉरी प्लस का 7 y कॉमा 7y। तो ये हमारी ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और 2 2 के पेयर ही बन रहे हैं, बस इसमें 3 टर्म्स है इसमें खाली। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और यही हमारी लाइक टर्म्स होती है। क्या होती है, लाइक टर्म्स होती है, क्योंकि इनमें ही हम प्लस और माइनस करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हमको प्लस माइनस और डिवाइड भी करना होगा।